बैक स्टोरी। तहरीर सबा मुगल तकदीर का लिखा अटल होता है। ज़ेरे नज़र कहानी पढ़कर एहसास होता है कि इंसान चाहे कितनी एहतियात से तदबीरें इख्तियार कर ले, तकदीर का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसका माजी भी बड़ी खूबसूरती से लफ्ज़ लफ्ज़ एक नई दास्तान में ढल गया था। एक झूठ को प्यार से निभाने वाले नाकाम आशिक की कामयाबी। ज़ूबिया अभी अभी यूनिवर्सिटी से लौटी थी। दोपहर के 4 बज रहे थे। वो फ्रेश होकर अपने और अबू के लिए चाय बनाने का सोच रही थी कि इसके मोबाइल की बेल बज उठी। दूसरी तरफ आंटी सोफिया थी। वो ज़ूबिया की मरहूमा वालिदा की पुरानी दोस्त थी। किसी वक्त वो दोनों गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थीं और दोनों में खूब गाड़ी छनती थी, मगर फिर एक वक्त आया कि आंटी सोफिया इंग्लैंड शिफ्ट हुई और ज़ूबिया की उम्मी भी घर गृहस्थी और बाल बच्चों में पड़ गईं। बहरहाल ये सब तो पुराने वक्तों की बातें थीं। अब तो ज़ूबिया की उम्मी को वफात पाए हुए भी 7-8 साल हो गए थे। इसके बावजूद कभी कभार आंटी सोफिया से टेलीफोनिक राब्ता हो जाता था। आंटी सोफिया का सिर्फ एक बेटा रासिम था। 24-25 साल का होगा। वह लंदन के एक आर्ट कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा था। टेलीफोन पर उभरने वाली आंटी सोफिया की आवाज ने ज़ूबिया को ख्यालों से चौंका दिया। ही लिव्स ज़ूबिया, एक बार हेलो कहकर कहाँ खो गई हो? कुक कहीं नहीं। आंटी समझी कि ये सोच रही थी कि अब से क्या बहाना करूं। मैं कल भी आपको किताबें पार्सल नहीं कर सकी। वेरी सॉरी आंटी, लेकिन आज जरूर कर दूं कि बल्कि अभी कर देती हूं। नहीं भाई, अब इतनी भी किया जल्दी। यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई होगी, कल कर देता। कल तो यहां छठी है आंटी जान, और परसों संडे है, फिर बात पीर पर चली जाएगी। मैं आज ही करती हूं। अब रासिम से कह दें कि इंशाअल्लाह फ्राइडे तक इसे किताबें मिल जाएंगी। आंटी सोफिया से बात करने के बाद ज़ूबिया ने चाय का प्रोग्राम कैंसिल किया और रीडिंग रूम में चली गई। ये किताबें पार्सल करने वाला काम वाकई लटकता जा रहा था। दरअसल आंटी के बेटे रासिम को पता नहीं कैसे इस्लामी तारीखी नावल पढ़ने का शौक चढ़ाया था। इसने फोन पर ज़ूबिया से जिक्र किया तो ज़ूबिया ने बताया कि अबू की लाइब्रेरी में ऐसी बहुत से बक्स मौजूद हैं, वो पढ़ने के लिए इसे भेज सकती है। इसने अबू से इजाजत भी ले ली थी, मगर ये काम लेट होता जा रहा था। इसने लाइब्रेरी वाले कमरे में जाकर जल्दी जल्दी हाथ चलाया और पार्सल के लिए मतलूबा 4 किताबें अलहदा कर ले। गाड़ी मौजूद थी और ड्राइवर भी आसपास ही था। इसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस जाकर ये काम अभी निपटा ले। वो बाहर निकलने का सोच ही रही थी जब अबू अंदर दाखिल हुए। उन्होंने पूछा, कहाँ की तैयारी है ज़ूबिया? वो किताबें उठाते हुए बोली, पार्सल अबू, जो पिछले 1 हफ्ते से हो नहीं पाया। इसे एकदम अबू के चेहरे पर फिक्रमंदी और झंझलाहट नजर आई। जरा गुस्से से बोले, ज़ूबिया, लगता है कि तुमने बस किताबें उठाई हैं और चल पड़ी हो। तुम्हें पहले भी कई बार कहा है कि जब किसी को कोई किताब वगैरह दी जाए तो पहले इसे अच्छी तरह देख लेना चाहिए। इसमें कोई जरूरी कागज, तहरीर, कोई चीज कोई रसीद वगैरह ना पड़ी रह गई हो। एहतियात करनी चाहिए। मैंने देख लिया है अबू। ज़ूबिया ने उन्हें इत्मीनान दिलाया। तुमने जिस तरह देखा होगा मुझे अच्छी तरह मालूम है। एक नंबर की बेपरवाह हो तुम। लाओ उधर दो, मैं देखा हूं। वो बदस्तूर झंझलाए हुए थे। ज़ूबिया ने मुस्कुराते हुए किताबें उनके सामने रख दें। जब से उनका बाईपास हुआ था वो कुछ कमजोर से हो गए थे। नजर पर भी असर पड़ा था। पढ़ने के लिए बड़े नंबर वाली ऐनक लगाते थे। ज़ूबिया को मालूम था कि अब वो ऐनक के लिए अपनी जेब टटोलेंगे और ऐनक वहां नहीं थी। वो यकीनन वाशरूम के शेल्फ पर थी जहां उन्होंने ज़ोहर की नमाज के लिए वुज़ू किया होगा। ज़ूबिया उनकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। खास तौर पर बड़ी बहन की शादी और इकलौते भाई के दुबई शिफ्ट होने के बाद इसने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह जाना और समझा था। वो गई और ऐनक लाकर बड़े प्यारे अबू की आंखों पर लगाई तो वो पार्सल की जाने वाली किताबों को उलट पलट कर देखने लगे। वो बड़ी एहतियात से उनकी वरक गर्दानी कर रहे थे, जैसे एक एक सफ़े को देख लेना चाहते। ज़ूबिया अपने हाथों के प्याले में अपनी थोड़ी लगाए महवियत से अबू की तरफ देखती रही। इसकी निगाहों में मोहब्बत थी और चेहरे पर सोच की परछाइयां भी थीं। इस रात खाने के बाद बाप बेटी कॉमन रूम में बैठे थे।
कल छठी थी इसलिए वो दोनों इजी मोड में थे। ज़ुबिया ने अबू की तरफ देखा और एक बेतकल्लुफ मुस्कुराहट के साथ बोली, अबू, आप कहा करते हैं ना का इंसान के हर छोटे बड़े अमल के पीछे एक बैक स्टोरी होती है। हाँ ये तो है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आज से पहर जब मैं किताबें पार्सल करने जा रही थी, अपने बहुत ज्यादा तवज्जो और एहतियात के साथ किताबों को चेक किया। इसके पीछे भी तो एक बैक स्टोरी है ना? क्या मतलब ज़ुबी? क्या कहना चाहती हो? इसके अबू ने जरा चौंक कर पूछा। मुझे वो सारी बैक स्टोरी मालूम है अबू। वो बेतकल्लुफी से मुस्कुराई। उम्मी ने एक दफा मुझे सब कुछ बता दिया था। आपकी और उनकी मोहब्बत कैसे परवान चढ़ी, कैसे इजहार हुआ, क्या मुश्किलात थीं, वगैरह वगैरह, बल्कि वो कुछ कहते कहते रुक गई। शाहिद निसार ने चौंक कर इसे देखा और पूछा, क्या बल्कि रुक क्यों गई हो? इसने अबू का हाथ थामा और बोली, बल्कि उम्मी ने वो सब कुछ अपनी एक डायरी में लिख भी रखा है। उन्होंने मुझे वो डायरी भी दिखाई थी, लेकिन आपको बताने से मना किया था। क्यों मना किया था? शाहिद निसार ने अटक अटक कर पूछा। वो मुस्कुराई। उनको शर्म आती होगी। वैसे अगर अब चाही तो मैं आपको दुखा सकती हूं। शाहिद निसार खामोशी से ज़ुबी की तरफ देखते रहे। ज़ुबी जानती थी कि यह खामोशी नीम रजामंदी है। वो उनके मिजाज के हर रंग को अच्छी तरह समझती थी। करीबन 10 मिनट बाद वो वहीं कॉमन रूम में अपने अबू के सामने बैठी अपनी मरहुमा उम्मी की वो 9-10 साल पुरानी तहरीर अबू को सुना रही थी। अपनायत और चाहत के रंग में रंगी हुई वो रुदात कुछ इस तरह थी। गए वक्तों की बात है, मैं और सोफिया गवर्नमेंट कॉलेज में सेकंड ईयर की स्टूडेंट्स हैं। सोफिया के वालिदैन वफात पा चुके थे। मामू के सवा इसका कोई ना था। वो भी रोजगार के सिलसिले में लाहौर से कराची शिफ्ट हो चुका था। सोफिया कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। वो मेरी करीबी दोस्त थी। हमारे घर में ऊपर वाला पोर्शन खाली था। मैंने सोफिया से कहा कि वो हॉस्टल के परेशान कुन और पुरशोर माहौल में रहने के बजाय हमारे घर में रह ले। इसने मेरी बात मान ली। वहीं पर सोफिया ने पहली बार मेरे मामूजाद कजिन शाहिद को देखा। शाहिद उन दिनों इंजीनियरिंग कर रहे थे। वजाहत के लिहाज है वो खानदान के बाकी लड़कों में नुमाया थे। मुझे उनसे मिलना और बातें करना हमेशा से अच्छा लगता था। अब हमारी इस दोस्ती में सोफिया भी शामिल हो गई थी। हम तीनों अक्सर गाड़ी में इकट्ठे घूमने फिरने निकल जाते। वैसे इन दिनों में सबसे बड़ी तफरी सिनेमा हाउस में जाकर फिल्म देखना ही होती थी। शाहिद गैर महसूस तौर पर मेरी सोचों पर काबिज होते चले जा रहे थे। दूसरी तरफ वो भी मुझ में दिलचस्पी लेते थे और मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी। ताहम इस सिलसिले में उन्होंने भी चुप का रोजा नहीं तोड़ा और मुझे लगता वो तोड़ेंगे भी नहीं। कभी कभी मैं इस हवाले से बेचैनी भी महसूस करती थी। मुझे लगता था कि सोफिया भी शाहिद की शख्सियत के सिहर में गिरफ्तार हो चुकी है। मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि मुझे और शाहिद को इस तरह खामोश नहीं रहना चाहिए। हम में से किसी एक की तरफ से इस जज्बे का इजहार होना जरूरी है जो एक अरसे से किसी कोम्पल की तरह झिझक और ब्रेस की सख्त जमीन के अंदर छुपा हुआ है। उन्हीं दिनों मुझे आपी के पास लाहौर से इस्लामाबाद जाना पड़ा। उनके घर नए मेहमान की आमद थी और मुझे उनकी देखभाल करता थी। इस सिलसिले में मुझे अपना एक सेमेस्टर भी फरीज कराना पड़ा और मैं 2-2.5 माह के लिए इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। बच्चे की पैदाइश के बाद जब मैं इस्लामाबाद से वापस आई तो ये देखकर मुझे शॉक लगा कि सोफिया शाहिद के साथ पहले से ज्यादा बेतकल्लुफ हो चुकी है। वो भी कभी कभार शाहिद से अपनी स्टडी में भी मदद लेती और शाहिद के साथ वक्त गुजारने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। ये सूरत हाल देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि शायद मैंने सोफिया को घर लाकर और इसे घर के फर्द जैसी हैसियत देकर बड़ी गलती की है। बहरहाल जो कुछ भी था, मुझे इस बात का यकीन था कि मेरे और शाहिद के दरमियान जो एक खुशबूदार सा लतीफ जज्बा धीरे धीरे परवान चढ़ चुका है वो यूं अचानक खत्म नहीं हो सकता। उन्हीं दिनों में 2-3 हफ्तों के लिए बीमार भी हुई। सोफिया ने बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत के साथ मेरी तीमारदारी की। गाहे बगाहे शाहिद के चेहरे पर भी मैंने अपने लिए पर खुलूस फिक्रमंदी देखी। वो मेरे लिए दुख भरे तारीख दिन थे।
کچھ بیماری اور کچھ اپنے اندرونی اضطراب کی وجہ سے مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوتا تھا۔ کہتے ہیں ہر تاریکی کے بعد اجالا اور ہر دکھ کے پیچھے خوشی کے قدموں کی چاپ ہوتی ہے۔ جن دنوں میں بیماری کے حصار سے نکل کر صحت یاب ہوئی، انہی دنوں مجھے یہ وہ خوشخبری بھی ملی جس کی میں عرصے سے منتظر تھی۔ میں فارغ تھی، چنانچہ وقت گزارنے کے لیے میں نے شاہد سے بانو قدسیہ کا ایک ناول منگوایا۔ وہ ناول میرے لیے ایک ایسا پیغام بھی لے کر آیا تھا جس نے میرے تمام اندیشوں کو باطل ثابت کر دیا اور میری زندگی کے گلشن میں بے شمار پھول کھلا دیے۔ میں اپنے کمرے میں اس ناول کی ورق گردانی کر رہی تھی جب اس میں سے ایک کاغذ نکل کر میری آغوش میں گر پڑا۔ میں نے اس تہشدہ کاغذ کو کھولا۔ یہ شاہد کا خط تھا۔ یہ وہ اظہار تھا جس کا میں ایک مدت سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ مختصر تحریر میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور میں نے آج تک سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ میں یہاں نقل کر رہی ہوں۔ تحریر کچھ اس طرح تھی: ڈیئر کئی بار سوچا کہ دل کی بات زبان پر لے آئیں اور وہ سب کچھ تم سے کہہ دوں جو کہنے کے لیے طویل عرصے سے بے چین ہوں۔ ہر بار ایک دیورسی تھی جو میرے سامنے آ جاتی تھی۔ اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر کچھ عرصہ مزید ہماری چپ برقرار رہی تو شاید دیر ہو جائے گی، کوئی اور میری اس محبت پر شب خوں مار دے گا۔ آج تم کو بتا رہا ہوں، تمہارے سوا میرے دل و دماغ میں اور کوئی نہیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو اس سلسلے میں پھوپھی جان سے بات کرتا ہوں۔ وہ بڑا تہلکہ خیز دن تھا۔ خط میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس کے سحر میں گم تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب صوفیہ اندر آئی اور میرے عقب میں آن کھڑی ہوئی۔ اچانک اس نے خط میرے ہاتھ سے اچک لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر پاتی وہ شوخ انداز میں پھرتی سے واش روم میں گھس گئی اور اندر سے لاک لگا دیا۔ میں دبی دبی آواز میں اسے پکارتی رہی اور باہر آنے کے لیے کہتی رہی۔ وہ خط پڑھ کر ہی نکلی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ خط اس پر کوئی اچھا اثر نہیں چھوڑے گا اور میرا خیال 100% درست نکلا۔ یہ جان کر کہ یہ شاہد کا محبت نامہ تھا اور میرے لیے تھا، اس کی وہی کیفیت ہوئی جو ہونا چاہیے تھی۔ وہ باہر نکلی تو اس کی ساری شوخی اور شگفتگی ناپید تھی۔ چہرے پر زردی سی چھائی ہوئی تھی جسے وہ اپنی پھیکی کھوکھلی مسکراہٹ کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے مجھے مبارکباد دی اور میرے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کے اندر شدید ٹوٹ پھوٹ جاری ہے۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ اگلے روز اس نے مجھے حیران کر دیا۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ اتنا شدید رد عمل ظاہر کرے گی۔ اگلے روز صبح 9-10 بجے کے لگ بھگ میں بیدار ہوئی تو امی نے مجھے بتایا کہ صوفیہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ میں لپکتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی۔ کمرہ دال کے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ وہ اپنا سامان سمیٹ کر یہاں سے جا چکی ہے۔ اگلے 6-7 روز میں ہم نے سرتوڑ کوشش کی مگر صوفیہ کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ کراچی میں اس کے ماموں سے بھی رابطہ کیا مگر انہیں بھی کچھ معلوم نہ تھا۔ 2-3 روز بعد اس کے ماموں بھی لاہور پہنچ گئے۔ اسے کافی تلاش کیا گیا۔ آخر ایک دن راولپنڈی سے پوسٹ کیا جانے والا اس کا ایک خط موصول ہوا۔ اس نے مجھے لکھا تھا کہ وہ بالکل خیریت ہے لیکن اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے، وہ نہیں ملے گی۔ خط کے آخر میں اس نے ہم سب سے اپنے رویے کی معانی بھی مانگی تھی۔ شاہد بھی صوفیہ کے اس طرح لاپتہ ہو جانے پر کافی پریشان تھے۔ میں نے صاف لفظوں میں انہیں بتا دیا تھا کہ صوفیہ کے اس طرح کنارہ کش ہو جانے کی اصل وجہ کیا ہے۔ انہیں بھی صوفیہ کے اس رویے پر حیرت آمیز دکھ کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال وقت ایسی چیز ہے جو ہر قسم کے واقعات کی تیز دھار کو دھیرے دھیرے گند کر دیتا ہے۔ صوفیہ کی یوں اوجھل ہو جانے کا غم بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ قریباً 2 برس بعد میں اور شاہد رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ شاہد سے مجھے وہ سب کچھ ملا جس کے میں نے کبھی سپنے دیکھے تھے۔ میں نے بھی اپنی طرف سے انہیں بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ جس طرح بہت اچھے محبوب ثابت ہوئے تھے اسی طرح بہت اچھے شوہر اور پھر اپنے بچوں کے لیے بہت اچھے باپ بھی ثابت ہوئے۔ اب ہماری شادی کو ماشاء اللہ قریب 35 برس گزر چکے ہیں۔ ان برسوں میں زندگی کے کئی رخ سامنے آئے ہیں، کئی اہم واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم واقعہ کوئی 1 سال پہلے اس وقت پیش آیا جب زندگی کی قریباً 3.5 دہائیوں کے بعد میں نے فون پر صوفیہ کی آواز سنی۔ آخر اس نے اپنا سراغ دیا تھا۔
वो पिछले करीबन 35 बरसों से इंग्लैंड में मुकीम थी। इसने वहीं पर एक पाकिस्तानी नजाद से शादी कर ली थी। शादी के 2 साल बाद इसका शौहर रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया। इसने दोबारा शादी नहीं की। अब इसका एक 14-15 साला बेटा रासिम है। मेरी तरह अब इसकी उम्र भी ढल चुकी है। हम दोनों करीबन 55 के लगभग हैं। मैं आजकल कुछ बीमार रहती हूँ, शायद 55 से भी ज्यादा की लगती होंगी। सोफिया कभी कभी मुझे फोन कर लेती है। 1-2 बार शाहिद से भी इसकी सलाम दुआ होती है। हमारे बच्चे भी आपस में हेलो हाय कर लेते हैं। मैंने सोफिया को पाकिस्तान आने का कहा है, मगर यूं लगता है कि अब वो यहाँ न आने की किस्म खा चुकी है। शायद वो माजी में झांकना ही नहीं चाहती और ऐसा करने से हासिल भी किया है। बहरहाल वो जहां रहे खुश रहे। शाहिद, निसार और ज़ुबिया इसी तरह कामन रूम में बैठे थे। अपनी मरहूमा वालिदा की डायरी ज़ुबिया के हाथों में ही थी। इसमें लिखी हुई सारी तहरीर वो अबू को पढ़कर सुना चुकी थी और अब मुस्कुराती हुई सवालिया नजरों से उनकी तरफ देख रही थी, जैसे खामोशी की जबान में पूछ रही हो, बताएं मैंने आपकी नफसियाती गिरा का दुरुस्त खोज लगाया है ना? अब से पहर को जिस फिक्रमंदी से किताबों की छानबीन कर रहे थी, इसके पीछे आपका और उम्मी का रोमांस ही रहा है ना? शायद आपको फिक्र लाहिक हुई थी कि कहीं मैं उन किताबों के साथ दानिस्ता अनादानिस्ता कोई चीज रासिम भाई को ना भेज दूं। ऐसी कोई बात नहीं डियर अबू, बिल्कुल भी नहीं। अगर होगी तो आपको बता भी दूंगी। बहरहाल इसने जबान से कुछ नहीं कहा। शाहिद निसार ने भी कुछ खास नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर बेटी की तरफ देखा और बोले, किताबों के बारे में मेरी इस एहतियात की वजह जानने के लिए मेरी बेटी बैक स्टोरी में बहुत दूर तक चली गई है। जबरदस्त, अच्छी सुराग रसानी है। फिर वो दोनों इस तहरीर के बारे में बातें करते रहे यहां तक कि सोने का वक्त हो गया। ज़ुबिया सोने के लिए चली गई। शाहिद निसार वहीं बैठे रहे और सोचते रहे। इस छोटी सी डायरी की तहरीर में कुछ भी नया नहीं था। वो ये सब कुछ जानते थे, लेकिन एक बात ऐसी थी जो इस डायरी में नहीं थी, और वही सबसे अहम भी। वो बात शाहिद ने सारी जिंदगी ज़ुबिया की मरहूमा वालिदा को नहीं बताई थी, बल्कि किसी को भी नहीं बताई थी। तो अब ज़ुबिया को कैसे बता देते? वो इसे कैसे बता देते कि जिस मोहब्बत नामे को इसकी मरहूमा वालिदा ने सारी जिंदगी एक कीमती असासे की तरह संभाले रखा, वो तो इसके लिए लिखा ही नहीं गया था। वो तो शाहिद ने इसके लिए लिखा था, जिसको वो दिल की गहराइयों से चाहने लगे थे। वो उन्होंने सोफिया के लिए लिखा था, मगर अपने फितरी ग्रेस के सबब इस तक पहुंचा ना सके। इस काम को आज कल पर टालते रहे, यहाँ तक कि वो खत गलती से एक रोज इस किताब के साथ ज़ुबिया की वालिदा के पास चला गया, और नतीजे में वो सब कुछ हुआ जो लौ तकदीर में लिखा जा चुका था। हाँ, इंसान के हर मामूली और गैर मामूली अमल के पीछे एक वजह और एक बैक स्टोरी तो जरूर होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर नए आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।